Hello guys, my name is Vipin. Welcome on my YouTube channel, Commerce Nights. We have started with the very first unit of Introductory Macroeconomics, National Income and Related Aggregates. So, in the previous three videos, I have already discussed what are the methods of calculating national income. In this video, I am going to cover the concept of nominal GDP and real GDP. So, let's start. So guys, we have already discussed what are the ways of calculating national income. So in this question, we are actually going to see uh, which theory question generally the examiner is used to give in the exam. And this is the question which generally the examiner used to give in the exam for 5 to 6 marks. Not for 5 to 6 marks, 4 to 6 marks. 4 to 6 marks. So let's see what is this question all about. So let's read the question first. Decide whether which of the following will be included in national income or not. Give reason along with. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो हमें पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इनको आपको देखना है और बताना है इनमें से कौन सा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड होगा और कौन सा नहीं होगा. हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी नेशनल इनकम में, क्या चीज़ इंक्लूड होती है क्या चीज़ नहीं इंक्लूड होती है. जैसे कि हमने पढ़ा था हमें ट्रांसफ़र रिसीट्स मिली तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, बट हमें वहीं पर ट्रांसफर रिसीट की जगह अगर हमें फैक्टर पेमेंट मिली तो भैया नेशनल इनकम इंक्लूड होगी. फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो इंक्लूड होगी, इंटरमीडिएट पे कर रहे हो इंक्लूड नहीं होगी. तो कई सारी चीज़ हमने पढ़ी थी कि कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में, कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होगी. तो आपको उन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना है 1 to 5 तक, और आपको बताना है कि कौन सी चीज़ इंक्लूड होगी कौन सी नहीं इंक्लूड होगी. तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है भाई आपका सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग रशियन एम्बेसी इन इंडिया. भाई इन रशियन एम्बेसी है इंडिया के अंदर है और उसमें काम कौन कर रहा है, उसमें काम कर रहा है इंडियन रेजिडेंट. भाई जहाँ पे भी इंडियन रेजिडेंट आ जाए ना तो ये समझ लो भाई वो चीज़ तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी. सो अब इसकी रीजनिंग क्या होगी, इंक्लूड तो होगी, इंक्लूड होगी क्यों, यस तो आंसर हो गया, बट इंक्लूड होगी क्यों, क्योंकि हाँ ये भी तो पता गिव रीजन अलॉन्ग विद. तो आपको रीजन ये देना है बिकॉज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ NFIA, क्योंकि ये ना NFIA का पार्ट है. NFIA में भी हम स्पेसिफिकली कहें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. जब हमने बात करी थी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी फैक्टर डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और हमने इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे. हमने इसके 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे. पहला कंपोनेंट यही था नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट था आपका नेट इनकम इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स एंड मनी लैंडिंग. और हमारा थर्ड पॉइंट ये था नेट रिटेन अर्निंग. तो हमारा पहला पॉइंट ये था जब हमने पढ़ी थी डेफिनेशन कि भैया क्या होता है NFIA का मतलब, तो हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब देखते हैं हमारा सेकंड क्या है. सेकंड है आपका एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट बाय फर्म. अब मान लीजिए कोई फर्म है, कोई फर्म जो है वो चॉकलेट प्रोड्यूस करती है. अब भाई चॉकलेट प्रोड्यूस करती है तो भैया चॉकलेट की ना वो सोचती है कि बिक्री बढ़ाने के लिए मैं कर लेती हूँ एडवर्टाइजमेंट. फर्म करती है एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट पे होता है भाई खर्चा, एडवर्टाइजमेंट पे होता है खर्चा. अब आप कहोगे एक पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा देख सकता है कि एडवर्टाइजमेंट इतना तो है कि भाई फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है. फाइनल एक्सपेंडिचर का हमने फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है फिर ये फाइनल गुड नहीं है. हमने फाइनल गुड्स की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर फॉर कंजप्शन पर्पस और प्रोड्यूसर बाय इन्वेस्टमेंट पर्पस. बट जो एडवर्टाइजमेंट है ना तो फर्म की इन्वेस्टमेंट है और ना कंज्यूमर द्वारा खरीदी जा रही है कंजप्शन पर्पस के लिए. तो भाई डेफिनेटली ये भाई फाइनल गुड तो नहीं है. फाइनल नहीं है तो भाई इंटरमीडिएट ही होगा, और इंटरमीडिएट नेशनल इनकम में इंक्लूड होते तो नहीं है. तो भाई यहाँ पे साफ साफ लिख दो नो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर. तो अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट है आपका रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड. ध्यान से चीज़ें हम पढ़ते हैं. हम जब भी हम GDP की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम GDP की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ऐसी कुछ डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. बट लैंड तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई कंट्री प्रोड्यूस ही नहीं करती. लैंड तो नेचुरल रिसोर्स है भाई, लैंड तो हमें नेचर ने दी है.
जब आपने प्रोड्यूस ही नहीं करी तो आप उसके लेन देन को नेशनल इनकम में इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? तो भाई इसकी इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हमने रीजन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो, इट इज गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो भाई ये नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ये तो नेचर ने में दी है। ऐसी चीज जो हम खुद प्रोड्यूस करें उसके लेन देन को हम भाई नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसके एक्सचेंज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट है भाई आपका डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। है तो भाई बहुत सिंपल पॉइंट दे दिया यहाँ पे। भाई एक इंडियन है, उसको किसी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। फिर से वही वाली बात जो आपने पहला पॉइंट पढ़ा था। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? पहला पॉइंट में हमने पढ़ा था NFIA, कि NFIA था ये चीज़। जो पहला पॉइंट है आपका, ये भी NFIA का ही पार्ट है। मान एक फॉरेन, एक इंडियन है, इंडियन इंडियन पर्सन को बाहर से पैसे मिल रहे हैं, बाहर से उसकी इनकम आ रही है, तो भाई वो किसका पार्ट बनेगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल रही है, उसने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करी और इन्वेस्टमेंट पर से अर्निंग हो रही है एक तरीके से। तो ये NFIA का पार्ट हो जाएगी, ये फोर्थ वाला पॉइंट भी। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज। अब मान लीजिए कोई पर्सन एक्स है, हाँ तो भाई एक पर्सन एक्स है और वो काम करता है वाई के वहाँ पे। वाई ने एक्स को लोन दिया 6,000 रुपीज़ का, और उसने कहा कि भाई तू मेरे को इंटरेस्ट मत दे, तू मेरे को सिर्फ 6,000 रुपीज़ ही दे दे। उसने कहा मतलब उसने एक्स ने वाई से लोन लिया। वाई उसका एम्प्लॉयर है और ये एक्स जो है वाई का एम्प्लॉय है। 1 ईयर के लिए इसने लोन लिया और वाई कह रहा है कि भाई तूने लोन लिया है, तू मेरे को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट यानी 6,000 रुपीज़ ही लुटा दे, तू मेरे को इंटरेस्ट मत दे। तो उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इंटरेस्ट नहीं लिया तो उसने क्या किया? उसने आपको बेनिफिट दिया। और बेनिफिट किस चीज़ का पार्ट बनता है? बेनिफिट जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट बनता है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो हमने इनकम मेथड में पढ़ा था, नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो भाई ये चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। आई थिंक आपको ये सारी जितने भी 5 जो पॉइंट्स ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जनरली पेपर में आता ही आता है। हम थोड़े और पॉइंट्स आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो अब आगे देखते हैं नॉमिनल रियल जीडीपी का कंसेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल रियल जीडीपी। सबसे पहले तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है व्हेन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइस, देन जीडीपी इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए 1,000 गुड्स प्रोड्यूस किया आपने, कोई भी 1,000 गुड्स प्रोड्यूस करें, उनकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़, उनकी करंट कॉस्ट 10 रुपीज़ थी। करंट कॉस्ट 10 रुपीज़ थी तो आपकी नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी? 10,000। इतनी बात क्लियर होगी आपको, इतनी बात क्लियर हो गई। नॉमिनल जीडीपी ये करंट प्राइस है, ये है आपका करंट प्राइस। अब आते हैं रियल जीडीपी पे। सारी डेफिनेशन सही सेम है एज इट इज, बट यहाँ पे बस एक सिंपल सा चेंज कर दिया है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइस, देन द जीडीपी इज नोन एज नॉमिनल। सॉरी नॉमिनल नहीं, यहाँ आएगा आपका रियल। द जीडीपी इज नोन एज रियल जीडीपी। तो भाई वो आपकी रियल जीडीपी हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं रियल जीडीपी। अब हम ना दे बेस ईयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बेस ईयर का मतलब क्या है। यहाँ पे बेस ईयर का मतलब क्या है, तो बेस ईयर देख लेते हैं सबसे पहले। बेस ईयर वाली क्या बात है यहाँ पे। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 1,000 गुड्स है वो 10 रुपीज़ का अभी उसका करंट प्राइस है। अब मैंने कहा बेस ईयर। बेस ईयर जैसे कि मान लीजिए 1980 को आप बेस ईयर मानते हैं, तो अगर आप 1980 को अगर बेस ईयर मानते हैं ना, तो जो उस हाँ सो आप 1980 को बेस ईयर मानते हो, तो 1980 को अगर आप बेस ईयर मानते ना, तो जो 1980 में प्राइस था, जो 1980 में प्राइस था, वो प्राइस आपका हो जाएगा बेस ईयर प्राइस। और
जितने भी गुड्स एंड सर्विस आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, जैसे कि मान लीजिए हम एक ही गुड प्रोड्यूस करते हैं 1000 यूनिट, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में लिया था जब हमने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करी 1000 इंटू 10 इक्वल्स टू 10,000, तो यहाँ पे हमने रियल जीडीपी में ही वही लिया है। पर अब भाई ये तो 2022 का प्राइस है, सॉरी 23 का प्राइस है, 2023 का प्राइस है ये। अब और आप बोल रहे हैं कि ये 1980 में मान लीजिए इसकी कॉस्ट थी मान लीजिए ₹2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000। ये हो गया आपकी रियल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी क्या थी आपकी 10,000। यही होता है आपका नॉमिनल रियल जीडीपी में डिफरेंस। अब रियल जीडीपी आप देखते हैं थोड़े से और डिफरेंसेस को थोड़ा बेटर तरीके से समझने का। अब तो आपने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं थोड़े बहुत और डिफरेंसेस और किन बेसिस पे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अब आते हैं हम आपके पॉइंट 2 पे। पॉइंट है 2 है भैया, नॉट यूज्ड फॉर, जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए यूज नहीं करी जाती, भाई रियल जीडीपी करी जाती है। नॉट बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। बेस्ट जो रियल जीडीपी वो बेस्ट इंडिकेटर होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर का। अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो सेकंड और थर्ड पॉइंट को मतलब एक तरीके से रीजनिंग मान लीजिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं इन दोनों। सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है उसके लिए एक तरीके से ये मान लीजिए, ये फोर्थ पॉइंट जो है वो रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है आपका फैक्टर अफेक्टिंग नॉमिनल जीडीपी वो है चेंज इन प्राइस और चेंज इन आउटपुट। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हमने कहा था कि जो आपकी 10,000 यूनिट्स गुड्स एंड सर्विस, 1000 आपने एक गुड था वो आपने प्रोड्यूस किया, कॉस्ट ₹10, और ये आ गया आपका 10,000। अब मान लीजिए अगर ये 10 की जगह इस ईयर 12 इसका प्राइस बढ़ 12 हो जाता, तो मतलब आप 12 10,000 1000 इंटू 12 करते तो आपको आंसर क्या मिलता, 12,000। तो आंसर आपको क्या मिलता, 12,000। यानी कि मतलब प्राइस चेंज हुआ तो भाई आपकी नॉमिनल जीडीपी हो गई चेंज। बट रुकिए रुकिए रुको, भाई प्राइस तो चेंज हो गया। अब मान लीजिए ये 1000 यूनिट्स की जगह आपने प्रोड्यूस करी होती 1200 यूनिट्स। अगर 1200 करी होती और आपने मान लीजिए प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस आपका 10 ही है, तो भी तो आपकी जीडीपी चेंज हो गया 12,000 ही हो जाती। आई थिंक आप बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। रुकिए थोड़ा सा एक बार समझाते हैं यहाँ पे फिर से आपको। 1000 यूनिट्स आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, आया आपका 10,000। अब आप बोल रहे हैं दो चीज़ें चेंज हो सकती है, या तो प्राइस चेंज हो सकता है या क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है। अगर प्राइस चेंज हुआ तो भी आपकी नॉमिनल जीडीपी चेंज, अगर क्वांटिटी चेंज हुई तो भी आपकी नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी भाई चेंज। तो भाई सीधी बात है, जो नॉमिनल जीडीपी है वो दोनों चीज़ों से इफेक्ट हो रही है, वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से इफेक्ट हो रही है। बट अब रियल जीडीपी का केस क्या है, रियल जीडीपी बड़ी इंटरेस्टिंग है। रियल जीडीपी में ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझना। अब आप कह रहे हो कि भाई 1000 रुपीज़ प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया था 1000 रुपीज़ प्राइस है, और अब आप बोल रहे हो कि कॉस्ट जो थी मतलब जो नॉमिनल जीडीपी थी, मतलब हमने रियल जीडीपी की बात करी थी, तो रियल जीडीपी हमने कहा बेस ईयर प्राइस। अब बेस ईयर प्राइस है 1984 का, 1980 का प्राइस था। अब 1980 में तो वही 1980 में जो प्राइस था वो 2023 में भी तो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं उस गुड्स एंड सर्विस का 1980 वाला प्राइस चेंज हो जाएगा। तो भाई सिर्फ आपकी जो क्वांटिटी है ना वो अगर चेंज होगी तभी आपकी रियल जीडीपी चेंज हो सकती है। रियल जीडीपी कब चेंज होगी, जब आपकी क्वांटिटी चेंज होएगी। उसको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस को सेम ही रहेगा, क्योंकि जो 1980 में प्राइस था वो तो आपका वही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। 2023 में प्राइस जरूर चेंज हो सकता है, बट 1980 में जो प्राइस आपको पता है वो तो पास्ट डाटा है, पास्ट डाटा थोड़ा चेंज हो जाएगा, पास्ट डाटा जो है वही रहेगा। आई थिंक आप फोर्थ पॉइंट को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। देखते हैं हमने फोर्थ पॉइंट में एक बार क्या पढ़ा था। फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था भाई फैक्टर अफेक्टिंग नॉमिनल जीडीपी, तो वो थे आपका चेंज इन प्राइस और चेंज इन आउटपुट। फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ पे आप रियल लिख लीजिए, फैक्टर अफेक्टिंग रियल जीडीपी, तो वो है आपका चेंज इन आउटपुट। सिर्फ आउटपुट चेंज होगा तभी, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अभी
कि भाई 1000 इंटू टू था, अब जो टू है वो तो कांस्टेंट है, वो 1980 का जो प्राइस है वो तो 1980 का सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो हिस्टोरिक डाटा है, वो पहले का प्राइस है, वो पता है भाई यही फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला। चेंज होगा वो सिर्फ क्वांटिटी हो सकती है। सो मूविंग अहेड, अब आता है भाई रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कई बार 1 मार्क्स में इस कंसेप्ट को कवर कर दिया जाता है, क्योंकि और कई बार 3 में भी आ जाता है। तो देखते हैं क्या है ये कंसेप्ट, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए अभी हमने क्या कहा था, नॉमिनल जीडीपी आपकी थी 10,000 और रियल जीडीपी 2,000, यही पढ़ा था हमने। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अभी हम इस चीज़ का आगे यूज़ करने वाले हैं। अभी पहले हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी का क्या रिलेशनशिप है रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स अपॉन में बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। ये आपका फॉर्मूला है, रियल जीडीपी इंटू करंट ईयर प्राइस इंडेक्स अपॉन में बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। और जो बेस ईयर प्राइस इंडेक्स है ना, बेस ईयर प्राइस इंडेक्स इट इज ऑलवेज 100। बेस ईयर प्राइस इंडेक्स इट इज ऑलवेज 100। अब यहाँ एक एग्जांपल दे रखा आपको, नॉमिनल जीडीपी आपकी दे रखी 1200, प्राइस इंडेक्स 120, प्राइस इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स है आपका करंट ईयर का, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। तो रियल तो हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सो आपको गिवन किया था, आपको नॉमिनल जीडीपी गिवन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लीजिए 1200। रियल जीडीपी क्या आपको गिवन है, रियल जीडीपी आपको नहीं गिवन है, रियल जीडीपी को आप आर लिख लीजिए यहाँ पे। और करंट ईयर प्राइस इंडेक्स 120 आपको क्वेश्चन में आपको गिवन है। और बेस ईयर हमने कह दिया हमेशा 100 फिक्स है, ये बेस ईयर हमेशा 100 है, आपको कुछ नहीं करना, आपको आँख बंद करके 100 लिख देना बेस ईयर। आप कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, सबको पता है, यूनिटरी मेथड का भी यहाँ यूज़ करना है। 0 से 0 कैंसिल, 6 और यहाँ 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते आ जाएगा आपका 6000, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में यहाँ आके लेफ्ट साइड में आके डिवाइड, आपकी रियल जीडीपी आ जाएगी 1000। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी कि 1000 क्यों आया है। क्लियर नहीं हुई है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। आई थिंक ये बात आपको अगर क्लियर है तो थोड़ा सा अभी हमने कहा था, मैंने कहा था ये वाला एग्जांपल देखने वाले अभी एक बार हम। अब आपको नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है, रियल जीडीपी भी गिवन है। नॉमिनल जीडीपी क्या थी आप की 10,000 जो हमने एग्जांपल लिया था, रियल जीडीपी 2,000, और आपको ना करंट ईयर प्राइस इंडेक्स ही गिवन नहीं है। रुकिए थोड़ा क्लियर करके लिखता हूँ मैं, क्लियर लिखते हैं भाई। यहाँ पे आपको गिवन है 10,000 आपकी नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी आपकी गिवन है 2,000, हमने पिछले एग्जांपल में कैलकुलेट करी थी। करंट ईयर प्राइस इंडेक्स आपको गिवन नहीं है तो उसको सी लिख लेते हैं। बेस ईयर मैंने कहा हमेशा 100 होता है, 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल कर देंगे, और यहाँ डिवाइड करना है बस आपको। 10,000 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 2, और यहाँ 550, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा आपका करंट ईयर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा सॉरी 500, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा आपका 500। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं इतनी देर से नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। सो अब हम देख लेते हैं, हमने रिलेशनशिप भी देख ली इन दोनों के बीच। अब एक कंसेप्ट और है इन दोनों से रिलेटेड, नॉमिनल रियल जीडीपी से रिलेटेड, वो है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में,
आपको नॉमिनल रियल जीडीपी सब कुछ गिवन है, आपको जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए कह दिया, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी का रेशियो जो होता है वो आपका होता है जीडीपी डिफ्लेटर के इक्वल। और परसेंटेज जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, हमें ऊपर एग्जांपल गिवन है, नॉमिनल जीडीपी 1200 है, रियल जीडीपी हमने कैलकुलेट करी वो है आपकी 1000। इन दोनों का जो रेशियो होगा 1.2 वो हो जाएगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो वो आ जाएगा 120 जो हो जाएगा आपका परसेंटेज जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जो 100 से जितना ज़्यादा होगा ना, सिर्फ 20 ज़्यादा है, अगर मान लो अगर 130 होता तो 30 ज़्यादा, तो ये 20% जो है ना वो आपका इन्फ्लेशन रेट है। 20% क्या है आपका इन्फ्लेशन, 30% क्या है आपका इन्फ्लेशन। 100 से जितना ज़्यादा होगा ना परसेंटेज जीडीपी डिफ्लेटर, वो आपकी इन्फ्लेशन शो करेगा कि भाई इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। समझ रहे हैं आप? आई थिंक आप बात को समझ रहे हैं अब। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब अपने रिलेशन, आपने नॉमिनल जीडीपी का मीनिंग समझ लिया, रियल जीडीपी का मीनिंग समझ लिया, दोनों के बीच डिफरेंस कर लिया, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है वो आपने देख ली, रिलेटेड कंसेप्ट में आपने जीडीपी डिफ्लेटर समझ लिया, जीडीपी डिफ्लेटर देख लिया, परसेंटेज जीडीपी डिफ्लेटर देख लिया। अब हम आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो पेपर में जनरली देखने को मिल जाता है, वो है ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। भाई रियल जीडीपी को हमने डिफरेंस करते वक्त ये पढ़ता, भाई रियल जीडीपी जो है भाई वो बेस्ट इंडिकेटर है वेलफेयर का, बट अब वो नहीं है, इसके कई सारे रीजंस हैं। अब उन्हीं रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन है आपका कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, फिर जीडीपी का सिंपल मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है वैल्यू, या फिर ये कह लीजिए वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। और यहाँ पे कोई डेफिनेशन क्या लिखी पड़ी हमने, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। आपको पता है जीडीपी का मतलब क्या होता है, उन सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू जो आपकी इकोनॉमी के अंदर एक ईयर के अंदर प्रोड्यूस करी गई है। सिंपल सा मतलब ये है जीडीपी का मतलब। बट अगर मान लीजिए आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, जैसे कि खाने के लिए वेट, राइस, पल्सीज का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, क्लॉथ्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, बट प्रोडक्शन उनका इंक्रीज नहीं हो रहा। प्रोडक्शन किसका इंक्रीज हो रहा है? प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ड्रग्स का, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है गन का। तो भाई ये इकोनॉमिकली बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, उसके वेलफेयर की ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके कंट्री के लोगों का वेलफेयर तभी बढ़ेगा जब कंट्री के अंदर सोशल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी जाएंगी। तो आई थिंक आपको ये वाली बात क्लियर होगी। मूव करते हैं हम आगे। तो इसी वजह से हो सकता है आपकी रियल जीडीपी बढ़ जाए कई बार। रियल जीडीपी किस पर डिपेंड करती है? रियल जीडीपी डिपेंड करती है आउटपुट पे। आउटपुट का मतलब क्या है? जो गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है। हो सकता है वो गुड्स एंड सर्विस बढ़ जाए, बट किस किस वजह से बढ़ जाए? अनसोशल गुड्स, अनसोशल या फिर अनहेल्थी या फिर हार्मफुल गुड्स के प्रोडक्शन की वजह से बढ़ जाए। तो भाई वो जीडीपी आपका वेलफेयर थोड़ा शो कर रही है। ये वेलफेयर थोड़ा इंक्रीज होगा इन चीज़ों के प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से। प्रोडक्शन वेलफेयर तो तभी इंक्रीज होगा भाई जब आपकी कंज्यूमर गुड्स या सिविल और या सोशल गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। आपके लिए खाने पीने का सामान का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ना कि आपके लिए गन्स का, ड्रग्स का, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में क्या कहता है ये? वही वाली बात, जीडीपी का मतलब क्या होता है। बट जीडीपी जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त हम जीडीपी के डिस्ट्रीब्यूशन की कभी बात ही नहीं करते। मतलब जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या कि भाई जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो अमीर को कितना फायदा हो रहा है, रिच पर्सन को कितना फायदा हो रहा है, पुअर पर्सन को कितना फायदा हो रहा है, हम ये तो देखते ही नहीं है। अगर मान लो जीडीपी इंक्रीज हो रही है, सारा बेनिफिट रिच को मिल रहा है और पुअर को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो भैया इससे रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ेगा। तो भैया वेलफेयर कहाँ का हुआ? वेलफेयर कैसे हुआ? वेलफेयर तो का मतलब है सभी का सभी की ग्रोथ, सभी का डेवलपमेंट, पर वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा। तो सेकंड पॉइंट ये कहने की कोशिश करेगा और पढ़ लेते हैं। इफ जीडीपी इंक्रीजेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली या अनइक्वली, benefit of increase in GDP are appropriated by rich and poor are deprived. So poor become poorer and rich become richer. Gap between rich and poor will also increase. इस सिचुएशन में गैप जो है रिच और पुअर के बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा।
तो सिंपल सी वही बात है जो अभी हमने डिस्कस करी है कि भाई अगर जीडीपी इंक्रीज होती है और सारा फायदा अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो इस सिचुएशन में रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, और इससे अमीर का तो वेलफेयर हो रहा है बट गरीब का वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा। तो भाई जीडीपी से हमने कहा जीडीपी का मतलब है सबका वेलफेयर, जीडीपी के बढ़ने का, पर ये तो ऐसा है ही नहीं। रियल जीडीपी का मतलब क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो रियल जीडीपी बढ़ेगी तो सबका वेलफेयर होगा, बट यहाँ पे तो सिर्फ रिच का वेलफेयर हो रहा है, पुअर का तो हो ही नहीं रहा। तो भाई रियल जीडीपी इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबिंग। सो अब आगे बढ़ते हैं, वेलबिंग कह लीजिए वेलफेयर कह लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपका थर्ड पॉइंट है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है एक्सटर्नैलिटीज का? एक्सटर्नैलिटीज मतलब होता है हार्म या बेनिफिट कॉज्ड बाय अदर पर्सन एंटरप्राइज। मतलब आपको आपके पास में कोई पार्क है, पार्क में आप जाते हैं, पब्लिक पार्क है एक्चुअली, वो पार्क पब्लिक है और पब्लिक पार्क में आप जाते हैं, आप वहाँ इंजॉय करते हैं, आप वहाँ मतलब मॉर्निंग वॉक लेकर चले जाते हैं, बच्चे वहाँ जाके खेलते हैं, मतलब सबको बेनिफिट मिल रहा है, बट उसके आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही, आपको कोई एक्सपेंस इनकर नहीं करना पड़ रहा। तो ये क्या हो गया आपको बेनिफिट जो किसी और से मिला, जो आपको गवर्नमेंट ने दिया। वैसे ही पास में कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से निकलता है धुआं, और धुआं आप तक भी पहुंचता होगा अगर आपका घर पास में है तो। आपको मतलब हो सकता है आने वाले फ्यूचर में लंग प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई और बीमारी हो जाए, तो ये ना आपको नेगेटिव बेनिफिट है, और इस नेगेटिव बेनिफिट के लिए आपने कोई कॉस्ट पे नहीं करी। नेगेटिव बेनिफिट के लिए आपने को थोड़ा ना कहा, आपने थोड़ा इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए कॉस्ट पे करी है, बट भाई आपको उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से दो बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं कि एक्सटर्नैलिटी दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है एक्टिविटी परफॉर्म बाय अदर लीड टू बेनिफिट स्लैश इंक्रीजेज वेलफेयर। जैसे कि पब्लिक पार्क का हमने एग्जांपल ले लिया, फ्लाईओवर का ले लिया। इन दोनों एग्जांपल में ना आप मनी पे नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट पेइंग मनी फॉर बेनिफिट, बट यू आर स्टिल गेटिंग बेनिफिट, आपको फिर भी फायदा मिल रहा है। और वहीं पे अगर दूसरी चीज देखते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एज इट इज सेम डेफिनेशन, कुछ खास चेंज नहीं है, बस यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म बाय अदर लीड टू हार्म, मतलब नुकसान ले आपको करती है, या फिर आपका वेलफेयर डिक्रीज करती है, जैसे कि स्मोक प्रोड्यूस बाय फैक्ट्रीज व्हीकल्स। अब यहाँ पे आपकी हेल्थ पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी हेल्थ पे, और आपके वेलफेयर को भी नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी। और एक्सटर्नैलिटीज को ना मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर नहीं सकते। अब मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते, कोई जीडीपी में तो वही चीज इंक्लूड होती है जिसकी हम कुछ वैल्यू कर सकते हैं, जिसको हम ना मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं भाई। पर एक्सटर्नैलिटी हमें हमारे वेलफेयर को इम्पैक्ट कर रही है, बट हम उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आगे देखते हैं, आगे आपका लास्ट पॉइंट आता है इसी क्वेश्चन का, फोर्थ पॉइंट, नॉन मॉनेटरी और नॉन मार्केटेबल ट्रांजैक्शंस। अब देखते हैं ये पॉइंट क्या कहता है। ये पॉइंट कह रहा है भाई कुछ ट्रांजैक्शन होती है जैसे कि सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, सर्विस बाय वन मेंबर टू अनदर, लेजर टाइम एक्टिविटी, गार्डनिंग एटसेट्रा आर नोन एज नॉन मॉनेटरी और नॉन मार्केटेबल ट्रांजैक्शंस बिकॉज। अब आपने पहले पढ़ा होगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, नॉन मॉनेटरी कौन सी होती है। मॉनेटरी मीन्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे ट्रांजेक्शन में मनी का कोई लेना देना नहीं है, जिनसे जिनका मनी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन भी मनी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये नॉन मॉनेटरी है। पहला रीज़न क्यों क्या है, क्योंकि ये इनमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दे डू नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो। दूसरा, इन ट्रांजैक्शन का डाटा भी ढंग से अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि हमने किसी हाउस वाइफ ने अपनी फैमिली को सर्विस दी है तो उसका डाटा अवेलेबल नहीं होता। आपने अपने खाली टाइम में, लेजर टाइम में आपने कुछ भी काम किया, लेजर टाइम का मतलब खाली टाइम, खाली टाइम में आपने कुछ भी काम किया, उसका उसका भी कोई मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, कोई ऐसा मेंटेन नहीं करता। तो यही दिक्कत है, और जनरली इनको परफॉर्म कर जाता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अब इन शॉर्ट में दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी,
इनको ही भाई मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता तो जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। और बट फिर भी ये वेलफेयर को अफेक्ट करती हैं, पर फिर भी ना जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। सो यही वजह है कि जो रियल जीडीपी जो है वो बेस्ट इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलबिंग का। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि जो हमने अभी तक इतने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं कि जो रियल जीडीपी जो है वो बेस्ट इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलबिंग का, बट अब नहीं है। इसके क्या रीजन है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो आपको इस 4 पॉइंट लिखने हैं: कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नैलिटीज और नॉन मॉनेटरी और नॉन मार्केटेबल ट्रांजेक्शन। तो आई थिंक आपको सारी बात क्लियर होगी। सो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट। सो टिल नाउ we have covered the concept of real and nominal GDP. So hope you guys have liked this video. So please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.